बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। हमारे आज के ऑब्जेक्टिव होंगे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंफेक्शन, कॉमन यूजिंग मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके अलावा वो कौन से फैक्टर है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ क्या है। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ का सिंपल मतलब है कि इनहिबिट करना या प्रिवेंट करना माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ को, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ कि उनकी ग्रोथ ना हो उसको इनहिबिट रखना या उस ग्रोथ से उसको प्रिवेंट रखना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फिजिकल और केमिकल एजेंट विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको हम कंट्रोल करते हैं फिजिकल तरीके से या केमिकल तरीके से। आइदर हम उसको किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। स्टेलाइजेशन क्या है? स्टेलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट से या बॉडी सरफेस से थ्रू केमिकल के ज़रिए या रेडिएशन के ज़रिए जरासीम को किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एलॉन्ग विद दियर स्पोर्स, और जरासीम की स्पोर्स को भी ख़त्म करते हैं। वो वाला प्रोसेस कहलाते हैं स्टेलाइजेशन। जो इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी सरफेस हम इसमें से गुजारते हैं स्टेलाइजेशन प्रोसेस में से, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ स्टेराइल ऑब्जेक्ट और स्टेराइल बॉडी पार्ट्स। सिंपल स्टेलाइजेशन के अंदर हम जरासीम को, पैथोजन को रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद दियर स्पोर्स। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि सारे इंस्ट्रूमेंट दैट पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, वो सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज होने चाहिए जो सॉफ्ट टिश्यू या स्किन या बोन को पेनिट्रेट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट दैट कम इन टू कंटेक्ट विद ओरल टिश्यू, या ओरल टिश्यू से जिस इंस्ट्रूमेंट का कंटेक्ट हो उसको लिए भी ज़रूरी है कि वो भी स्टेलाइज हो। If sterilization procedure may damage the instrument, then sterilization can be replaced by disinfection procedure। अगर हमें लग रहा है कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइजेशन प्रोसेस से ख़राब हो जाएगा तो फिर हम जाते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसीजर पे। क्या है डिसइंफेक्शन के अंदर? हम क्या करते हैं कि हम जरासीम की ग्रोथ को भी रोकते हैं, जरासीम को भी किल डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उसके स्पोर्स बाकी रह जाते हैं। डिसइंफेक्शन कैन नेवर रिप्लेस स्टेलाइजेशन, यानी अगर हमने कहीं पर डिसइंफेक्शन किया तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमने कम्प्लीटली जरासीम ख़त्म कर दिए, जरासीम के स्पोर बाकी रह जाते हैं। वाइल स्टेलाइजेशन के अंदर हम कम्प्लीटली जरासीम को भी ख़त्म करते हैं और उसके स्पोर्स को भी ख़त्म। सैनिटेशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू द लेवल कंसीडर सेफ फॉर बाई पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। सैनिटेशन का मतलब होता है कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन को या माइक्रोब्स की ग्रोथ को एक कंसीडर लेवल तक कंट्रोल करना ताकि वो पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ हो। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक वो सोल्यूशन होते हैं जो हम अगेंस्ट पैथोजन या अगेंस्ट माइक्रोब्स यूज़ करते हैं। अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एजेंट सुटेबल फॉर यूज़ ऑन स्किन सरफेसेस। जो एंटीसेप्टिक कॉमनली हम डिटोल यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। सेडल, सेडल अ सफिक्स मीनिंग दैट द एजेंट्स किल, यानी सेडल वो वाली एजेंट होते हैं जी जिस टर्म्स के आखिर में आ जाए, जैसे बैक्टीरिया सेडल है तो वो बैक्टीरिया को किल या डिस्ट्रॉय करते हैं। स्टैटिक अ सफिक्स दैट मीन द एजेंट इनहिबिट द ग्रोथ, फॉर एग्जांपल पंगस्टैटिक एजेंट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई बट डज नॉट नेसेसरी किल इट। यानी स्टैटिक जिस टर्म्स के आखिर में आ जाए, जैसे पंगस्टैटिक एजेंट है तो उसका मतलब ये होता है कि वो जरासीम को किल या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, अलबत्ता उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ऐसे केमिकल जो हम यूज़ करते हैं या ऐसे एजेंट जो किसी जरासीम की ग्रोथ को रोकते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ पंगस्टैटिक, जो स्पेशली पंजाई के लिए यूज़ होते हैं। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट रखते हैं उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। कंडीशन इन्फ्लुएंसिंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, अगर हम उस कंडीशन की बात करें जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं यानी जरासीम के अगेंस्ट हम देते हैं, तो ज़्यादातर कंडीशन के अंदर हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कम्प्लीटली किल डिस्ट्रॉय नहीं करते। अगर हम उस एजेंट को लॉन्ग टर्म्स के लिए यूज़ कर दे तो फिर कुछ ना कुछ उस एंटी माइक्रोबियल का इफेक्ट। कंडीशन इन इन्फ्लुएंसिंग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बाकी ये है कि सेवरल क्रिटिकल फैक्टर प्ले के रोल इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जो भी एजेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं कुछ फैक्टर होते हैं उस एजेंट के हवाले से, तो उसके ऊपर भी
डिपेंडेंट होता है कि इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन साइज़, अगर जरासीम की साइज़ ज़्यादा है, सही है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए एंटी माइक्रोबियल और स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल यूज़ करना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है, टेम्परेचर और पीएच क्या है उसकी। तो ये वो फैक्टर है जो कि माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो मेनली 4 मेथड है स्टरलाइजेशन के। फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है और रेडिएशन। फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो फिजिकल मेथड के अंदर सब 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं हीट, एक को हम कहते हैं कोल्ड या फ्रीजिंग, और एक को हम कहते हैं साल्टिंग। करते हैं हीट स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट, ये सबसे आसान तरीका है, आसान है, मोस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा असरअंदाज भी होता है, एंड इनएक्सपेंसिव मेथड, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। देयर आर 2 प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द टॉलरेंस ऑफ द मटेरियल यूज। 2 टाइप्स की हीट स्टरलाइजेशन हम इम्प्लीमेंट करते हैं या अप्लाई करते हैं किसी भी आर्टिकल या मटेरियल के ऊपर। डिपेंड कर रहा होता है कि वो मटेरियल कौन से हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एक हमारे पास, और एक हमारे पास है मॉइस्ट। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या है, इन्वॉल्व हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अपन यूज अ पेन टू obtain यूनिफॉर्म टेम्परेचर बाय सर्कुलेशन। इसके अंदर हम सिंपली हीट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और हम एक पेन भी लगाते हैं कि जो हीट के या जो आग के जो शोले वो यूनिफॉर्म कंडीशन के ऊपर कंटिन्यूसली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे। हीटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डन एट, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हमने टेम्परेचर रखा है तो फॉर हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स के लिए हमने अगर टेम्परेचर रखा है 180, तो हम 30 मिनट्स के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेलाइजेशन प्रोसेस में से गुजारेंगे तो वो स्टेराइल हो जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर 170 रखा है तो हम 1 घंटे के लिए उस ऑब्जेक्ट को आग के ऊपर रखेंगे। अगर हमने टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो हम 2 आवर्स के लिए वो हीट अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी जाके वो स्टेराइल होगा। ड्राई हीट की अगर बात करें, द बेनिफिट्स ऑफ ड्राई हीट इंक्लूड गुड पेनेट्रेबिलिटी एंड नॉन कोरेसिव नेचर विच मेक इट एप्लीकेबल फॉर स्टरलाइजिंग ग्लासवेयर एंड मेटल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ड्राई हीट के एडवांटेजेस ये है कि इसके अंदर पेनेट्रेबिलिटी एबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इसके अंदर जरासीम की जो मेम्ब्रेन को रप्चर करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इसके अलावा नॉन कोरेसिव नेचर क्या होते हैं, मीन्स के इससे हमारे ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई दाग धब्बा या उसके अंदर कोई होल या सुराख नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसके ज़रिए हम ग्लासवेयर को या जो मेटल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम ड्राई हीट से स्टरलाइज करते हैं। ड्राई हीट से डिस्ट्रॉय होते हैं बैक्टीरिया के इंडोटॉक्सिन या फायरोजिन विच डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट बाय अदर मीन। ड्राई हीट के एक एडवांटेज ये है कि इससे बैक्टीरिया के जो पॉइजन है या इंडोटॉक्सिन जिसको हम कहते हैं या फायरोजेंस कहते हैं वो आसानी से एलिमिनेट या ख़त्म। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ड्राई हीट की तो इंसिनरेशन है, रेड हीट है, फ्लेमिंग है और हॉट एयर ओवन, ये इसके फर्दर मिसाल। रेड हीट की अगर हम बात करें, आर्टिकल सच एज बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, स्ट्रेट वायर्स, टिप्स ऑफ और सेप एंड सीरिंग स्पेटुलेट आर स्टरलाइज बाय होल्डिंग देम इन अ बेसन फ्लेम टिल दे बिकम रेड हॉट। यानी इसके अंदर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं रेड हीट मेथड से, बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, स्ट्रेट वायर्स हो गए, टिप्स ऑफ और सिप हो गए। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि जो इसके अलावा जो सेरिंग स्पेटुलस होते हैं वो भी हम इससे स्टरलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं कि बेसन में आग के शोले के ऊपर या फ्लेम के ऊपर इसको रखते हैं जब तक वो कम्प्लीटली रेड हो जाए। ये आसान मेथड है और मोस्ट इफेक्टिव स्टरलाइजेशन मेथड भी है, बट इज़ लिमिटेड टू दोज आर्टिकल दैट कैन बी हीटेड टू रेडनेस इन फ्लेम। लेकिन ये उन आर्टिकल के लिए या उन इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जो कि कम्प्लीटली रेड हो जाए शोले के आग की शोले की वजह से और ख़राब ना हो। फ्लेमिंग की अगर हम बात करें, दिस इज़ द मेथड ऑफ पासिंग द आर्टिकल ओवर अ बेसन फ्लेम बट नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस। इसके अंदर फ्लेमिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि बेसन के अंदर हम हीट के ऊपर किसी भी आर्टिकल को गुजारते हैं लेकिन उसको कम्प्लीटली हम रेड नहीं करते हैं। आर्टिकल सच एज केपल्स, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप आर पास थ्रू द फ्लेम अ फ्यू टाइम। कुछ फ्यू टाइम के लिए हम उसमें से जो आग का शोला होता है
उसके ऊपर से हम आर्टिकल को गुजारते हैं, जैसे ये मेंशन किए हैं, फ्लास्क हो गए, ग्लास स्लाइड हो गए, या कवर स्लिप हो गए, ये हम उसके ऊपर से गुजारते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली रेड नहीं करते क्योंकि उससे हमारा आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाते हैं। दिस मेथड इज़ टू लिमिटेड टू दूज आर्टिकल दैट कैन बी एक्सपोज टू ब्लेड। ये जो मेथड्स है, फ्लेमिंग मेथड्स, ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर उस आर्टिकल के लिए यूज़ होते हैं जो कि फ्लेम से एक्सपोज होते हैं और ख़राब नहीं होते। क्रैकिंग ऑफ द ग्लासवेयर में भी अगर हम कोई ग्लास वाला इंस्ट्रूमेंट इससे इस फ्लेमिंग मेथड से स्टरलाइजेशन करवाते हैं तो उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है, उसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। हॉट एयर ओवन, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय लुइस पास्चर, एक साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड डिस्कवर किया था। आर्टिकल टू बी स्टेराइल आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 होर इन इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवन। ये एक मशीन होती है, उसके अंदर हम टेम्परेचर सेट करते हैं और लुइस पास्चर ने कहा था कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसके टेम्परेचर रखते हैं और हम उस इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर 1 घंटे तक के लिए रखते हैं, तो इलेक्ट्रिकली हीटेड जो ओवन होते हैं उससे वो इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल हो जाते हैं। सिंस एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू द चैम्बर इज़ अचीव बाई ए फैन। क्योंकि जो एयर है, हवा है, वो पुअर कंडक्टर है हीट के लिए, तो इसके लिए अंदर भी एक फ़ैन यूज़ होता है यूनिफॉर्म फ्लेमिंग के लिए। इंसिनरेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंटामिनेटेड मटेरियल बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर। एक मशीन होती है, उसके अंदर हम जो वेस्ट आर्टिकल होते हैं जो हमें दोबारा रीयूज़ नहीं करने होते, उस कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट को उसके अंदर हम रखते हैं और उसके बाद हम जलाते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं इंसिनरेशन। इस टेक्निक से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को गुजारते हैं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट हम रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो जल जाते। ड्राई हीट की अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लेस रिलायबल है ऑटोक्लेविंग तरीके से। लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस में अराइज विद इन द डिवाइस, टेम्परेचर डिफरेंस भी होते हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट गेट डल, जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मिनी मटीरियल डोंट टोलरेट ड्राई हीट, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो ड्राई हीट को टोलरेट। मोइस हीट की अगर हम बात करें, मोइस हीट एक बाई कोगुलेशन एंड डी नेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या करते हैं कि जरासीम की जो प्रोटीन होते हैं उसको डी नेचर कर रहे होते हैं और उसको कोगुलेट भी करते हैं। मोइस हीट में भी यूज़ इन द फॉलोइंग फॉर्म टू अचीव माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन। मोइस हीट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें माइक्रोबियल को इनएक्टिव करना होता है। सिचुरेटिव स्टीम और ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर बॉइलिंग वाटर उसकी एक कॉमन मिसाल है। मोइस्ट हीट के स्टीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेंडलाइजेशन एक मेथड है, और पास्चुराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट की भी एक मेथड है। तो से बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव यूज प्रेशराइज स्टीम टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड और द मोस्ट डिपेंडेबल सिस्टम अवेलेबल फॉर द डीकंटामिनेशन ऑफ लेबोरेटरी वेस्ट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर मीडिया एंड रीजन। ये एक मशीन होती है, उसके अंदर हम प्रेशर स्टीम के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंस्ट्रूमेंट में से किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और उसके जड़ों को भी रिमूव करते हैं। ज़्यादातर जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम ऑटोक्लेव मशीन में से स्टरलाइजेशन या स्टेलाइल करवा। बॉइलिंग वाटर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड किल मोस्ट वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड वायरस इमीडिएटली। अगर हम बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं तो उससे मोस्टली जो बैक्टीरिया होती है, उसकी जड़ें होते हैं, वो वायरस वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। द किलिंग एक्टिविटी कैन बी इन्हेंस बाय एडिशन ऑफ 2% सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम पानी के अंदर 2% सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं तो उससे और तेज़ी के साथ या इफ़ेक्टिवली जरासीम किल एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टेंडलाइजेशन की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था इन्वेंट बाय जॉन टिंडल, इसलिए उसने इस प्रोसेस को नाम दिया था टेंडलाइजेशन। सिंपल मेथड है, इफेक्टिव मेथड है। मोस्ट स्टेलाइजेशन मेथड इज़ टू हीट द सब्सटेंस बीइंग स्टेलाइज टू। इसने क्राइटेरिया रखा था कि हम एक इंस्ट्रूमेंट को अगर स्टेलाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे और 15 मिनट्स के लिए वो प्रेशर सिस्टम के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट पड़ा रहेगा और उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हीटिंग अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमने उसके टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो हम 30 मिनट्स के लिए प्रेशर सिस्टम के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट रखेंगे पार 3 डेज़ इन अ रो। और ये वाला प्रोसेस हम हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 टाइम करेंगे, तब जाके हमारा इंस्ट्रूमेंट कम्प्लीटली
पास्चराइजेशन, दिस प्रोसेस वाज ओरिजिनली एम्प्लॉयड बाय लुइस पास्चर ने ये डिस्कवर किया था। करंटली दिस प्रोसीजर इज एम्प्लॉयड इन फूड एंड डायरी इंडस्ट्रीज, ये फूड और बेकरी या जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, दो मेथड है पास्चराइजेशन के। द होल्डर मेथड, एक होता है होल्डर मेथड, उसके अंदर क्या होता है कि हीट इज 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स, हम टेम्परेचर रखते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 मिनट्स के लिए उस डेयरी प्रोडक्ट को रखते हैं। एंड फ्लश मेथड, और दूसरा मेथड जो फ्लश मेथड कहलाते हैं, उसके अंदर हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और 15 सेकेंड के लिए हम फूड या डेयरी प्रोडक्ट को उसके ऊपर से गुजारते हैं। फॉलो बाई क्विक कूलिंग टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद हम फ़ौरन से उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अदर पास्चराइजेशन मेथड इंक्लूड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड एंड 1400 टू 1490 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 0.5 सेकेंड। जो दूसरे मेथड है उसमें यह है कि अगर हमने टेम्परेचर रखा है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम 15 सेकेंड के लिए रखेंगे। अगर हमने टेम्परेचर 1490 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो हम 0.5 सेकेंड के लिए उस फूड या डेयरी प्रोडक्ट को उसके ऊपर से गुजार। अदर दूसरे जो फिज़िकल मेथड है उसमें है कोल्डनेस, फ्रीजिंग एन ऑब्जेक्ट यूजुअली फूड मीट etc आल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मैथोजन। अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो उसमें से भी जरासीम की ग्रोथ प्रिवेंट हो सकती है। साल्टिंग, एप्लीकेशन ऑफ साल्ट ऑन फूड सब्सटेंस, अगर हम किसी फूड सब्सटेंस के ऊपर साल्ट रखते हैं तो उसके अंदर भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती और जो माइक्रोब्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स अप्लाई करते हैं और इंस्ट्रूमेंट या बॉडी सरफेस हमारा स्टेराइल हो जाता है। इन दिस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज़ डन बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल इन लिक्विड फॉर्म और थ्रू देयर फॉर्म्स गैसेस, या केमिकल हम लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं या गैसेस के फॉर्म में। लेकिन जिस स्टरलाइजेशन के अंदर हम केमिकल के ज़रिए जरासीम को किल डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड। इथाइलिन ऑक्साइड एक केमिकल है, लार्जली इफ़ेक्टिव है, केमिकल स्टेलेंट है, केपेबल ऑफ केमिकल बहुत, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये जरासीम के स्पोर्स को भी साथ में ख़त्म कर देते हैं। तो मोस्टली जो केमिकल स्टेलाइजेशन है उसके अंदर ये वाले केमिकल यूज़ होते हैं। हमने सिर्फ केमिकल के अंदर इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज़्यादातर टॉक्सिक है, पॉइजन है, इरिटेटिंग टू आइज़, स्किन और आइस को इरिटेट करते हैं, हाई फ्लेमेबल, आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके अंदर, और ये ज़्यादातर म्यूटेजेनिक और कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर काज हो सकती है। अल्कोहल की अगर हम बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रेट सेल, इसके अंदर क्या होता है कि सेल में से पानी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं जरासीम के और उसके जो प्रोटीन होते हैं वो कोगुलेट हो जाते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें अल्कोहल मेथड, केमिकल मेथड की, तो इथाइल अल्कोहल है, इस आइसोप्रोफाइल अल्कोहल है, एंड मिथाइल अल्कोहल है जो हम यूज़ करते हैं स्टेलाइजेशन के लिए। डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि इससे स्किन की इरिटेशन होती है और वोलेटाइल होते हैं, ये उल्टे होते हैं और इनफ्लेमेबल भी, आग भी लग सकती है। एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जरासीम की न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं। ये सारे जितने भी जरासीम के फॉर्म है सब इससे किल डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके स्पोर भी ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल की अगर हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड है और ग्लूटाराइल्डिहाइड है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वेपर आर इरिटेटिंग, मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाई एमोनिया, हैज़ पुअर पेनिट्रेशन, लीव नॉन वोलेटाइल रेजिड्यू, एक्टिविटी इज रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये इरिटेटिंग है, इसके अलावा इसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी है वो पुअर है। फिनोल की अगर हम बात करें, ये भी हम केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड के अंदर यूज़ करते हैं। एक बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, जो जरासीम के एंजाइम और प्रोटीन होते हैं उसको भी इनएक्टिव करते हैं। एक मिसाल की अगर हम बात करें तो 5% फिनोल है, 1 to 5% क्रीसोल है, 5% लाइसोल है, ये इसकी मिसाल है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये भी टॉक्सिक होते हैं, कोरेसिव एंड स्किन इरिटेंट होते हैं, ये इससे ये जरासीम इंस्ट्रूमेंट के अंदर दरारें पड़ सकती है और ये स्किन को भी इरिटेंट कर रहे होते हैं, स्किन को भी इरिटेट। हेलोजन की अगर हम बात करें तो इसके मोड ऑफ एक्शन तकरीबन सब केमिकल्स की सेम है। ये क्या करते हैं कि ये भी डैमेज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑफ द पैथोजन। और इसकी मिसाल की अगर हम बात करें, क्लोरीन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल क्लोरीन हो गया, ब्लीच हो गया, हाइपोक्लोराइट हो गया, इसके अलावा आयोडीन कंपाउंड, टिंचर आयोडीन और आयोडोफोर्स, ये हेलोजन केमिकल्स।
हेवी मेटल की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन उसका क्या होता है, एक्ट बाई प्रीसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ड्राइल ग्रुप, दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक। ये वाला केमिकल हम यूज़ करते हैं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करें। मिसाल की अगर हम बात करें तो इसकी मिसालें मरकुरिक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट वगैरह की इसकी मिसालें हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट की अगर हम बात करें तो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, जो हम ऊपर सरफेस पे यूज़ करते हैं, दे डिस्टर्ब मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन लीकेज ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट। इससे सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाते हैं और सेल के जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं माइक्रोब्स के सेल्स के, वो सेल मेम्ब्रेन में से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, दीज आर सूप और डिटर्जेंट, जो हम साबुन और डिटर्जेंट चूज़ कर रहे होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट के। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी केमिकल स्टेरिलाइजेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सेल के अंदर या जरासीम के सेल के अंदर प्री रेडिकल काज करते हैं और प्री रेडिकल से सेल उस जरासीम के प्रोटीन और डीएनए डैमेज हो जाते हैं। मैकेनिकल मेथड की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज़ एन ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये सबसे पुराना मेथड है और सबसे आसान मेथड भी है। इट मोस्टली रिले ऑन मैकेनिकली ट्रैपिंग द पैथोजन बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके अंदर हम फिल्टर यूज़ कर रहे होते हैं और उस फिल्टर के अंदर मैकेनिकल तरीके से पैथोजन ट्रैप हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन डज नॉट किल माइक्रोब। इस वाले मेथड से जरासीम किल्स नहीं होती, इट सेपरेट दिम आउट, लेकिन वो जरासीम उसमें से अलग हो जाते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव माइक्रोब फ्राम द हीट बाय लिक्विड सच एज सीरम, एंटीबायोटिक सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, यूरिया सोल्यूशन। इन सोल्यूशन में से अगर हमने जरासीम को निकालना है तो इन सोल्यूशन को हम एक फ़िल्टर में से गुजारते हैं और उस फ़िल्टर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो माइक्रोब्स को। मैकेनिकल मेथड वाटर एंड एयर फिल्टर आर यूज़ फॉर वाटर एंड एयर फिल्ट्रेशन। वाटर और एयर फिल्टर यूज़ करते हैं हम डोमेस्टिकली, वो इसकी मिसालें हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर एक होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, 0.2 से लेके 0.45 माइक्रोमीटर, आर कॉमन यूज टू रिमूव पार्टिकल फ्रॉम सोल्यूशन दैट कैन नॉट बी ऑटोक्लेव। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और उस सुराख में से क्या होता है कि बाकी जो सोल्यूशन गुजर जाते हैं, लेकिन जो जरासीम होते हैं जिसके साइज़ इनके दरमियान होते हैं उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। मास आर इन अदर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल फिल्ट्रेशन। जो हम N95 रेस्पिरेटर मास पहनते हैं वो मैकेनिकल फिल्ट्रेशन की। रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन प्रोवाइड इफेक्टिव वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन वी यूज़ इन हाई डोजेज। अगर हम हाई डोज से रेडिएशन को यूज़ करें स्टेरिलाइजेशन मेथड के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हाई डोज में, तो ये इफेक्टिव मेथड है स्टेरिलाइजेशन की। रेडिएशन मिसाल की बात करें तो इसके अंदर हम गामा रेज यूज़ करते हैं, बीटा रेज यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो ये डीएनए एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन 2 to 60 nanometer wavelength. This cause damage to DNA in the form of thymine dimer mutation. सिंपल हमने ये याद रखना है कि जो रेडिएशन मेथड है, रेडिएशन से माइक्रोब्स के डीएनए ख़त्म हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। यूज़फुल फॉर कंटिन्यूस डिसइंफेक्शन ऑफ वर्क सरफेस ईजी इन बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। और ये कंटिन्यूसली जहाँ पे डिसइंफेक्शन की नीड हो कहीं पर भी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम रेडिएशन मेथड यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर